जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एमटीएस की सीरीज चल रही है, एमटीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर खालिस्तान की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। यानी पहला ऑप्शन दिया साबरमती, दूसरा लिखा है कृष्णा, तीसरा लिखा है पेरियार और चौथा लिखा है नर्मदा। यानी किस नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ, तो वो है आपका साबरमती। ठीक, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर साबरमती की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। दूसरा नंबर क्या लिखा है? लिखा है, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? पहला ऑप्शन दिखा है भारत की कोकिला, भारत की चील, भारत की गौरैया और भारत की हांडबोल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत की कोकिला। यानी जो सरोजिनी नायडू थी, स्वर्गीय का मतलब अब वो गुजर चुकी, यानी इस दुनिया में नहीं है, तो स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो भारत कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। लिखा हुआ है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, नामक ग्रंथ में मिलते थे। यानी कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सुत्त पिटक, दूसरा लिखा है अभिधम्म पिटक, तीसरा लिखा है मिलिंदपन, चौथा लिखा है विनय पिटक। यानी तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 4 विनय पिटक। कहने का मतलब आप फिर से समझिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर। लिखा हुआ है, किसने बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया? यानी कौन सा वो ऐसा व्यक्ति है या कौन से वो व्यक्ति हैं किसने या जिसने बदायूं 1197-98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी, दूसरा लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा लिखा है महाराणा प्रताप और चौथा लिखा है पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1197-98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। लिखा हुआ है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष में हुआ था। यानी किस वर्ष में ढाका? अब ढाका क्या है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कह रहा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन 1904, दूसरा 1906, तीसरा लिखा 1908 और फिर लिखा 1902। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1906, यानी ऑप्शन बी। यानी मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1905 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब किया था? उसी के अगले वर्ष यानी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। लिखा है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? फिर से पढ़िए क्वेश्चन। लिखा हुआ है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बेगम हजरत महल, दूसरा लिखा है अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरा लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा लिखा है कस्तूरबा गांधी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी ध्यान से समझिए, भारत के कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वो थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। लिखा है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, फिर लिखा है खालिस्तान राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य के अल्लूरी सीताराम राजू भारत के राज्य के कह रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? पहला ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश के, दूसरा लिखा है महाराष्ट्र, तीसरा लिखा गुजरात और चौथा लिखा बिहार। तो ये थे आंध्र प्रदेश के। इसका ऑप्शन
ये सही हो जाएगा, यानी अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के थे या आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर, लिखा है कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझो, लिखा है कौन सा भारतीय राज्य, क्या लिखा है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा है पश्चिम बंगाल, दूसरा लिखा है बिहार, तीसरा लिखा उत्तर प्रदेश और चौथा सिक्किम। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिहार। यानी जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन 130-150 ईस्वी भारत के एक शक शासक था। कौन सा, फिर लिखा है पांडुगा, बिंदुसार, रुद्रदामन और चस्ताना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रुद्रदामन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब रुद्रदामन थे जो 130-150 ईस्वी में भारत में एक सत शासक थे। कौन, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। तो सब लोग जानते शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब। आसान सा क्वेश्चन है, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो ये हो गए आपके 110 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ गौतम बुद्ध को खालिस्तान में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी गौतम बुद्ध जिसको हम लोग महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, कह रहा गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो स्थान कौन सा था। पहला ऑप्शन दिया वाराणसी, फिर लिखा बोध गया, फिर लिखा है पाटलिपुत्र, फिर लिखा उज्जैन। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को पता होता है बोध गया, और ये कहाँ पर है आपका बिहार में। यानी बोध गया कहाँ है, बिहार में। यानी भगवान बुद्ध जो है हमारे, या फिर जिनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बिहार में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर, लिखा है वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। पहला ऑप्शन दिया पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, इजियन सभ्यता। ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, ज्यादातर इसकी चर्चा होती रहती, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अमीर अली और अबुल कलाम आजाद। ठीक, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है, तो है आपके सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, ये एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी 2022 में हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन आपके एमटीएस में बने थे वही ये क्वेश्चन है। इस समय आपको पता है एमटीएस की वैकेंसी चल रही है, जिसका वीडियो हमने आज सुबह ही डाला था। उसमें बताया कि जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है एसएससी एमटीएस के लिए, आपका हाई स्कूल होना अनिवार्य है किसी भी बोर्ड से। दूसरी चीज, आपका 18 साल एज होनी चाहिए, यानी यदि आप 18 वर्ष के हैं और आपका हाई स्कूल हो गया है तो आप इस एमटीएस का फॉर्म जरूर भर सकते हैं। और नॉर्मल पेपर आता है, कोई खास पेपर नहीं कि बहुत ही कठिन आता हो और इतना नॉर्मल भी नहीं कि आप बिल्कुल हल्के में ले लो, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री के। और इसके पहले हमने सीरीज चलाई थी फिजिक्स की, जिसमें हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन बनते हैं एमटीएस सीजीएल में या सीएचएसएल में, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से जरूर भर दीजिए, क्योंकि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है 114 नंबर, लिखा है दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कौन कौन से दिए गए हैं। लिखा हुआ है राम प्रसाद और अशफाक उल्ला, दूसरा लिखा हुआ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तीसरा लिखा है ऊधम सिंह और मंगल पांडे, चौथा लिखा है सूर्यसेन और राम प्रसाद। तो इसमें कौन कौन से दो लोग शामिल थे, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे, तो उसके मुख्य आरोपी थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक, इन लोगों की वजह से ही 1929 में असेंबली बम कांड
हुआ था और तभी कहा गया उसके मुख्य आरोपी कौन थे। तो आरोपी थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर। लिखा है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में खालिस्तान वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। यानी चोल वंश के थे या पाल वंश के थे या पल्लव वंश के थे या चंदेल वंश के थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। यानी जो चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव थे उन्होंने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिरों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसने करवाया था, कब करवाया था और कहाँ करवाया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। लिखा हुआ है तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था। कहने का मतलब जो तुकारोई का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था आपका 1575 ईस्वी में। यानी तुकारोई का युद्ध 1575 में लड़ा गया था जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था और वही पूछा गया कि ये कब लड़ा गया था। तो 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। लिखा हुआ भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग, फिर लिखा है खालिस्तान पहले शुरू हुए थे। यानी 3000 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले या 2000 साल पहले। कहने का मतलब भारत में जो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो लगभग कितने पहले शुरू की गई थी। तो वो 3000 वर्ष पहले। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी 3000 वर्ष पहले भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। लिखा हुआ चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। क्या लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था। फिर से पढ़ दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था। तो वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी बहादुर शाह द्वितीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा निर्वासित करने के लिए भेज दिया था, निर्वासन के लिए, या फिर भेज दिया था। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। लिखा हुआ है अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख केंद्र शासित या कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। चलिए इसके ऑप्शन की ओर तो देख। तो इसके ऑप्शन लिखे हुए नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 6 और नंबर 3 या नंबर 4 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 5, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। लिखा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। आसान सा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस। सब लोग जानते हो हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में ये सब नारों का प्रयोग करते हैं, नारे बोले जाते हैं ना स्कूल में। 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई भी जब पर्व होता है तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। लिखा लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और फिर देखो वही दे दिया गया। अच्छा ये ब्रह्म सभा, पहला क्या दिया? ब्रह्म सभा, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आर्य समाज और चौथा ब्रह्म समाज। तो जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के संगठन के सक्रिय सदस्य थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर। लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंत दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी उसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ। फिर से समझ लीजिए। लिखा 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंत दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। लिखा है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध था। देखो अब यहाँ से आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध
तो इसी के जस्ट 1 वर्ष पहले 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी जीते थे और हारे थे आपके पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कभी कभार पूछता है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को कौन विजेता हुआ? मोहम्मद गौरी। और कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर और ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। लिखा है जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैनों के अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। आई होप आपको ये पूरे 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके पहले 3 लेक्चरों में हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। यदि आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर प्यारा सा कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उनको ये भी बताइए कि यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से जरूर भर दीजिए। इस समय एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर 1 या 2 वीडियो अपलोड होते रहते हैं और आपका नॉलेज इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई इसी तरीके करते रहिए।